सो हे गाइस, दिस मिस्टर युद्धवीर एंड यू वाचिंग युद्धवीर अपडेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना में मौजूद फाइटर जेट के बारे में। हम बात करेंगे कि अगले 2 दशकों में हमें कौन कौन से इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फाइटर जेट है जिन्हें हम भारतीय वायुसेना में शामिल करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की वर्तमान स्थिति क्या है, हम इन सारी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गाइस, हाल ही में HAL को एक काफी बड़ा डिफेंस टेंडर मिला जिसके तहत 97 यूनिट LCA Mark 1 फाइटर जेट का टेंडर HAL को दिया गया। इस टेंडर के बाद HAL का स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया और वहीं हम बात करें इस टेंडर के बाद भारतीय वायुसेना के पास 180 यूनिट LCA Mark 1 की एक पूरी रेजिमेंट होगी। वहीं हम देखते हैं दूसरा पहलू, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ ने Su-30 MKI को अपग्रेड करने का काम शुरू कर लिया गया है। अब ये बड़े डिसीजन लेने के बाद भारतीय वायुसेना एक काफी अच्छे सिचुएशन को हासिल कर लेगी, काफी बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। हालांकि हमें जितनी आवश्यकता है उस सिचुएशन को तो हम अभी अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पुराने 10 सालों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में भारतीय वायुसेना एक काफी अच्छी पोजीशन में आ रही है। डिफेंस एविएशन की हम बात करें तो यहाँ पर चेंजेस करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और कोई भी एक डिसीजन अगर हम आज के समय में लेते हैं तो इसका परिणाम हमें 7 से 8 साल के बाद नजर आता है। यानी कि हमारे लिए हुए आज के डिसीजन इंपैक्ट डालते हैं हमारे अगले दशक में। दशकों का समय इसमें लग जाता है। जिस समय में हम चल रहे हैं ये समय अभी तेजस का चल रहा है। वहीं साल 2030 तक तेजस के सारे वेरिएंट पूरी तरीके से बन चुके होंगे, इनकी डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी हमारे पास तेजस आ चुके होंगे। हालांकि Mark 2 की डिलीवरी हमें अगले डिटेक्ट यानी अगले दशक को देखने को मिल सकती है, लेकिन तब तक के हमारे इनकी जरूरत होगी वो तो हमारे पास होने चाहिए। अब जैसे हमारे पड़ोसियों के सिनारियो देखकर लग रहे हैं तो कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे फाइटर जेट हमें जल्दी डिलीवर किए जाएं, पर जो आने वाला टिकट होने वाला है वो एमका जैसे फाइटर जेट का टिकट होगा। कहा जा रहा है कि साल 2040 तक हमें एमका के पहली उड़ान देखने को मिल सकती है और सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा सकते हैं, ऐसे कहा जा रहा है। हम कह सकते हैं कि यार हम इतनी दूर की बातें अभी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। कई सारे लोगों का कहना है कि साल 2040 तक ये सारी चीजें तो लेट हो जाएंगी ना, यानी कि जरूरत तो अभी हमें है लेकिन 20 साल के बाद हमें मिलेगी। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट की, और फाइटर जेट के जैसे फीचर हमने एज्यूम करे हैं जैसे हमें चाहिए तो उसमें समय लगेगा। अब इसे काफी अच्छे खासे नंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए इतना समय लगने वाला है। जिस तरीके का फाइटर जेट एम का होने वाला है ये टिप ऑफ द स्पेयर होगा। हम कह सकते हैं इस फाइटर जेट को काफी ज्यादा नंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं करने वाली है। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन नहीं होगा। भारतीय वायुसेना के पास एक बोन तो तेजस ही होगा जो अब सदोसी फाइटर जेट है। वही हम बात करें एम का फाइटर जेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमें फाइटर जेट चाहिए वॉरफेयर को देखते हुए। वॉरफेयर का नेचर लगातार बदल रहा है। इस समय पे हम समझ सकते हैं कि जो स्टेल्थ फाइटर जेट का अभी भूमिका है वो बेसिकली अटैक रोल की तरह में यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं एनिमी टेरिटरी में जाना और बिना उनकी नजर में आए अटैक करना। एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम अगर हमने एक बार न्यूट्रलाइज कर लिया तो उसके बाद के मिशन दूसरे एयरक्राफ्ट इजीली कर सकते हैं। वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ना भी हो तो हम उनका यूज कर सकते हैं। आने वाले समय का जो वॉरफेयर के सिनारियो हम देख रहे हैं उसके चलते जो नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वे और काफी ज्यादा रिलेवेंट हमें नजर आ सकते हैं। कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि जो आने वाले वॉर के सिनारियो हैं उसका रूप कुछ अलग होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जो वॉरफेयर बदलने वाला है उसके चलते नॉन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे और उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है मैन मशीन टीमें। एनिमी को स्टार्टिंग अटैक करने के लिए इन मैन ड्रोन का यूज हम कर सकते हैं, जो कि पहले तो बाय नेचर स्टेल्थी होने वाले हैं, यानी कि इन्हें इंटरसेप्ट करना इजी ना हो, और ये अनमैन भी होगा, यानी कि हम पहला अटैक करने के लिए एक अनमैन स्टेल्थी प्लेटफॉर्म जो कि एनिमी की टेरिटरी में जाकर उससे अटैक कर सकते हैं। जैसे कामाकाजी ड्रोन अगर हम उन्हें स्टेल्थ बना दे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि जिसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, यानी कि हम पहला अटैक करने के लिए ऐसे ड्रोन का यूज कर सकते हैं जिन्हें डिटेक्ट करना इजी ना हो और अनमैन हो। हमें कह सकते हैं कि शुरुआत में अटैक करने के लिए एक अनमैन एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म एनिमी टेरिटरी में भेजने के लिए सक्षम होगा और मर्डर शिप जो कि नॉन स्टेल्थी है यानी कि हमारी टेरिटरी में रहते हुए उसे कंट्रोल कर लेगा। वो उस स्टेल्थ ड्रोन को कोऑर्डिनेट करेगा, यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हमारी टेरिटरी में है। अब हम इस तरीके के ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा मदरशिप एनिमी टेरिटरी में ना जाए, यानी कि एनिमी की टेरिटरी हमारे नजदीक हो, जहां पर हम हमारी टेरिटरी में मदरशिप को रखे उसके द्वारा कामाकाजी या फिर स्टेल्थ ड्रोन को कंट्रोल कर पाए। अगर हम एनिमी टेरिटरी में ज्यादा अंदर जाएंगे तो नेचुरली कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए आपकी मदरशिप को भी एनिमी टेरिटरी के अंदर भेजना होगा और वहां पर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूज होने वाले हैं। जिस तरह की बॉर्डर हमारे भारत के हैं और जैसे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हम देखने को मिल रहा है जैसे पाकिस्तान और चाइना, उसे देखते हुए भारत को एनिमी टेरिटरी में ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एनिमी हमारे काफी ज्यादा करीब है। और इसका मतलब ये नहीं कि भारत को इस तरीके की क्षमता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जब युद्ध की घटना घटित होती है तो हमें हर तरीके का ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। हमारी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा विकसित होनी चाहिए कि हर तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास हो और हम हर तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। जैसे कि हम बात करें हमारे दुश्मन देश की तो पाकिस्तान, जो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान J-30 स्टेल्थ फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। वहीं हम बात करें चाइना की तो चाइना पहले ही J-20 काफी ज्यादा संख्या में अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, यानी कि जो थ्रेट और कैपेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं इसमें हम काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहे हैं।
हैं। आने वाले दशकों में ये काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। पर हम बात करें पिछले दशक की, तो इस दशक में भारत ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं। हालांकि मेरे नजरिए में काफी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे चर्चा हो रही है। हम बात कर सकते हैं जिस तरीके से भारत अपने फाइटर जेट की फील्ड में वर्क कर रहा है, यही मोमेंटम बना रहता है तो अगले दशक में भारतीय वायुसेना को वो सारी क्षमताएं मिल जाएंगी जिनकी उनको आवश्यकता है। जो भारतीय वायुसेना को चाहिए था वो उन्हें मिल जाएगा। सो गाइस, ये था हमारे फाइटर जेट के ऊपर बेस्ड एक वीडियो, जहां पर मैं आपको बताना चाहा कि आने वाले दशकों में जो सिनारियो हैं वो किस तरीके के होने वाले हैं। ये वीडियो मैंने बनाया है विभिन्न विशेषज्ञों की थिंकिंग के ऊपर, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके के ऑपरेशन भविष्य में परफॉर्म किए जा सकते हैं और हमें स्टेल्थ फाइटर जेट या नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत कहां पड़ सकती है। इस तरीके के सिनारियो को देखकर कई सारे लोगों का मानना है कि हमारे पास नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट होने चाहिए, स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत नहीं है। पर जब हमारे दुश्मनों के पास स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि उनके पास इनविजिबल होने की पावर है, तो ये पावर हमारे पास क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि काफी अच्छी संख्या में हमें स्टेल्थ फाइटर जेट भी हमारे बेड़े में शामिल करनी चाहिए, ताकि आवश्यकता के अनुसार हम हमारे फाइटर जेट को इनविजिबल बना दें। अब जिस तरीके की मदरशिप की मैंने आपसे चर्चा करी है, तो मदरशिप का काम हमारे स्टेल्थ फाइटर जेट के भी जरिए हम थोड़े कम टाइम तक कर सकते हैं। यानी कि हम दुश्मन की टेरिटरी में घुस चुके हैं और थोड़े टाइम तक हमें हमारे ड्रोन अनमैन ड्रोन का यूज करना है, उन्हें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना है, तो हम थोड़े टाइम तक रडार प्रणाली का यूज करके उन्हें लोकेशन प्रोवाइड करके हम फिर से इनविजिबल हो सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा विचार हमारे फाइटर जेट की प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए। आपको क्या सोच रहे हैं इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे इसी तरीके की कई सारी डिफेंस प्रणाली और फाइटर जेट और वेपन से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।